स्वागत है आपका जीरो आवर में और सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में बदमाशों के छक्के छुड़ाने का दावा करने वाली पुलिस का हाल। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक लापता शख्स का शव मिलने के बाद गुस्साए गांव वालों ने पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया। दरअसल ये शख्स 2 दिन से गायब था। गांव वालों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और जब लापता शख्स का शव बरामद हुआ तो गाँव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। पहले पुलिस वालों को डंडों से पीटा गया और फिर पुलिस जीप पर भी हमला कर दिया गया। गांव वालों का गुस्सा देखकर पुलिस वाले मौके से फुर्र हो गए। और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कि कैसे एक बार फिर चीन ने भारत की कोशिशों पर ऐतराज जाहिर कर अड़ंगा डालने की कोशिश की है। भारत की महत्वाकांक्षी नेवल एक्सरसाइज मिलन 2018 को लेकर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक लेख छपा है और इस लेख में मिलन 2018 को क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने की कोशिश करार दिया गया है। यही है चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपी वो हेडलाइन जिसने भारत के मामलों में चीन के गैर जरूरी दखल को एक बार फिर जाहिर कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स में भारत की नेवल एक्सरसाइज मिलन 2018 को क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने की कोशिश करार दिया गया है। मिलन 2018 में 16 देश शामिल हो रहे हैं और इस नेवल एक्सरसाइज के दौरान अरब सागर में टेक्निकल मैन्यूवरिंग का अभ्यास किया जाएगा। मिलन 2018 दूसरे देशों के साथ भारत के नौसैनिक सहयोग का अहम सिलसिला है। दरअसल मिलन 2018 पर चीन के ऐतराज की एक बड़ी वजह हिंद महासागर में भारत की बढ़ती पहुंच है। अगर हिंद महासागर और उसके नजदीकी इलाकों में भारत की सामरिक पहुंच की बात की जाए तो आज सेशेल्स में भारत नेवल बेस बनाने जा रहा है। मालदीव के निकट हमेशा भारत की नौसैनिक मौजूदगी रहती है। मॉरिशस में एज लगा आइलैंड पर भी भारत सामरिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। ओमान के दुक्म बंदरगाह के नौसैनिक इस्तेमाल का समझौता भारत ओमान से कर चुका है और ईरान के चाबहार बंदरगाह पर भारत के ऑपरेशन जारी हैं। यानी रेड सी और गल्फ ऑफ एडन से हिंद महासागर के पूरे समुद्री रास्ते पर भारत की नजर होगी और साथ ही पैसिफिक ट्रेड रूट पर होने वाली हर हलचल पर भी भारत नजर रखेगा। यही है चीन की परेशानियों का सबब। चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है तो भारत उन रास्तों तक अपनी पहुंच बना रहा है जिनके जरिए चीन आर्थिक सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। मिलन 2018 से समंदर के किस कनेक्शन को भारत साधना चाहता है, ये आपको इस नक्शे से हम समझाते हैं। दरअसल मिलन 2018 में ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, वियतनाम, थाईलैंड, तंजानिया, श्रीलंका, सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, केन्या और कंबोडिया, ये तमाम देश शामिल हो रहे हैं। यानी पैसिफिक से लेकर पूर्वी हिंद महासागर तक और पूर्वी अफ्रीका तक के देश इसमें शामिल हो रहे हैं। अगर इस किस्म के नौसैनिक अभ्यासों से भारत अपने राजनयिक संबंध आगे बढ़ा पाया तो इसका सीधा मतलब होगा कि पैसिफिक से लेकर इंडियन ओशन रीजन में भारत की पकड़ मजबूत होगी और चीन को काफी हद तक दक्षिण और पूर्वी चीन सागर तक सीमित करेगी और यही चीन की फिक्र का सबब है। तो चीन बेवजह ऐतराज जताकर मिलन 2018 को दुनिया के मंच पर एक विवाद की तरह पेश करना चाहता है, लेकिन वो अपनी हरकतों को पर्दे में छिपा कर रखता है। मालदीव में ओशन ऑब्जर्वेटरी बनाने के मुद्दे पर आज ग्लोबल टाइम्स में सफाई छापी गई। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि मालदीव में ओशन ऑब्जर्वेटरी बनाने के पीछे चीन का कोई सैन्य मकसद नहीं है। दरअसल चीन मालदीव में ओशन ऑब्जर्वेटरी बनाने का प्लान कर रहा था और इसकी आलोचना की गई और इस ऑब्जर्वेटरी के जरिए समुद्री इलाकों की जासूसी के आरोप चीन पर लगे, जिसके जवाब में ग्लोबल टाइम्स में यह प्रोपेगेंडा से भरा लेख छापा गया। और अब खबर दुनिया के उस हिस्से से जिसे रूढ़िवादी करार दिया जाता है, यानी मिडिल ईस्ट। सऊदी अरब में सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पहली बार कैबिनेट में एक महिला को बतौर मंत्री जगह दी है, जो साफ करता है कि अब तक रूढ़िवाद से घिरा रहा ये मध्य एशियाई देश अब बदल रहा है और पूरी इस्लामिक दुनिया को सऊदी अरब के इस बदलाव के बयार को समझना होगा। शेख, तेल, रेगिस्तान, सख्त सजाएं। अब तक दुनिया में सऊदी अरब की कुछ ऐसी ही पहचान थी, लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसे बदलावों का आगाज किया जिन्होंने सऊदी अरब को पूरी तरह बदल कर रख दिया। और इन्हीं में से एक बड़ा बदलाव है
सऊदी अरब के कैबिनेट में पहली बार महिला मंत्री की नियुक्ति। डॉक्टर तमेदर बिन यूसुफ अल रामा को सऊदी सरकार में श्रम मंत्रालय में डिप्टी मिनिस्टर का पद दिया गया है। पुरुष प्रधान समाज में एक महिला का मंत्री बनना साफ बताता है कि मोहम्मद बिन सलमान इस्लामिक दुनिया के सबसे अहम मुल्क सऊदी अरब में आधुनिकीकरण करना चाहते हैं। इस कदम से पहले भी मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी समाज को बदलने के लिए कई कदम उठाए। सऊदी अरब में अब स्कूलों में छात्राएं खेल और शारीरिक शिक्षा में हिस्सा ले सकेंगी। सऊदी अरब में महिलाओं को मैच देखने के लिए स्टेडियम जाने की इजाजत मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि जल्द ही महिलाओं को अपने बिजनेस करने की भी इजाजत मिलेगी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान समझ चुके हैं कि आगे बढ़ती दुनिया में अपना वजूद बनाए रखने के लिए बदलना जरूरी है। ये बात सऊदी अरब जैसा मुल्क तो समझ गया, लेकिन सऊदी के समाज और उसके मजहबी दायरों को मिसाल मानने वाले दूसरे समाज शायद अब तक नहीं समझ पाए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब सऊदी अरब में आए इन बड़े सामाजिक बदलाव की वजह क्राउन प्रिंस या फिर सऊदी समाज का हृदय परिवर्तन नहीं है, बल्कि आर्थिक मजबूरियां हैं। दरअसल सऊदी अरब समेत पूरे मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था तेल पर चलती है और दुनिया में तेल की जरूरत कम होती जा रही है, जिसके चलते अब सऊदी जैसे इस्लामिक ताकतों को बदलाव की तरफ आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बहरहाल अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर और अब खबर बॉर्डर से है, जहां पाकिस्तान की तरफ से लगातार होते सीज फायर वॉल्यूशन के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खबरें हैं कि उड़ी में पाकिस्तान की तरफ से हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया, जिसके जवाब में हिंदुस्तान ने भी आर्टिलरी फायर किया है। अब गौर करने वाली बात यह है कि 2003 के युद्ध विराम के बाद ये पहला मौका है जब LOC पर ज़्यादा मौक़ों पर आर्टिलरी फायर एक्सचेंज किया गया। साल 2018 में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम उल्लंघन की वारदातें बढ़ी और इस लिहाज से मजबूत होता गया भारत का पलटवार। और अब मीडिया में खबरें आई कि उरी में हाल ही में हुए सीजफायर वायलेशन के दौरान दोनों तरफ से आर्टिलरी फायर का इस्तेमाल किया गया। उरी में पाकिस्तानी फौज ने 120 mm मोर्टार से फायरिंग की, जिसका भारतीय फौज ने जवाब दिया। 2003 के युद्ध विराम के बाद ऐसे मौके कम ही आए हैं जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायर किया जा रहा है। साल 2016 में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान दोनों तरफ से 155 mm आर्टिलरी फायर किया गया था। आर्टिलरी फायरिंग इसलिए करता है ताकि पोस्ट से हमारे जवान बाहर एम्बुश निकालने के लिए नहीं निकले। अगर बाहर हैं तो वो उनका सिर दबा हुआ हो, वो कवर के अंदर रहें ताकि टेररिस्ट वहाँ से निकल जाए। तो ये भी एक कारण है। आर्टिलरी फायर का सीधा मतलब है कि LOC पर तनाव बढ़ा है और इसके ये मायने भी हैं कि अब पाकिस्तान
आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए छटपटा रहा है। आर्टिलरी फायर का एक्सचेंज पीर पांजाल रेंज के दक्षिणी हिस्सों में ज्यादा हुआ। पीर पांजाल से ही आतंकी घुसपैठ की ज्यादा कोशिशें करते हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि आर्टिलरी फायर को पाकिस्तान घुसपैठ के लिए कवर बनाने की कोशिश कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अगली खबर का रुख करते हैं। अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए अफगानिस्तान के अशरफ गनी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अशरफ गनी ने काबुल पीस टॉक्स में शामिल होने के लिए तालिबान को न्योता भेजा है। अशरफ गनी ने तालिबान को बातचीत कर जंग खत्म करने की पेशकश की है। अगर तालिबान और अफगान सरकार के बीच बातचीत कामयाब होती है तो इसका सीधा मतलब होगा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का दखल काफी हद तक कम हो जाएगा और अफगानिस्तान में भारतीय हित और प्रभावों का दायरा बढ़ जाएगा। ये पाकिस्तान से लगातार मिलती शह का नतीजा ही है कि आज अफगानिस्तान के तकरीबन 50% हिस्से पर तालिबान का कब्जा है या प्रभाव है, जो आप इस नक्शे से बेहतर समझ सकते हैं। नक्शे में जो कत्थई रंग का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान का वो हिस्सा है जहां पूरी तरह तालिबान का कब्जा है। गहरे पीले रंग के जो हिस्से हैं, उन इलाकों पर तालिबान का बड़ा प्रभाव है, यानी इन इलाकों में तालिबान अफगान फौज की मौजूदगी को चुनौती देता है। हल्के पीले रंग के हिस्से में वो इलाके हैं जहां तालिबान की मौजूदगी है, यानी अगर मध्य अफगानिस्तान को छोड़ दें तो बाकी सभी हिस्सों में तालिबान किसी ना किसी शक्ल में आपको मौजूद नजर आएगा। और अब खबर सीरिया से, जहां गूटा में लगातार सीरियाई फौज और विद्रोही लड़ाकों के बीच संघर्ष जारी है और पिछले 24 घंटे के अंदर गूटा में सीरियाई एयरफोर्स ने भारी बमबारी की है। गूटा के रिहायशी इलाकों से लगातार बमों के फटने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और धमाकों का धुआं दूर से ही नजर आ रहा है। इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि अल नुसरा और दूसरे विद्रोही संगठनों के लड़ाके गूटा में जुटना शुरू हो गए हैं, जिसके चलते आशंका जताई जा रही है कि रूस का प्रस्तावित युद्ध विराम जल्दी टूट सकता है, यानी सीरिया एक बार फिर खूनी जंग के मुहाने पर जा सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही तंज कस दिया है। हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर ट्रंप ने बयान दिया और भारत के रुख पर सवाल उठा दिए। हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों की दुनिया का वो शहंशाह जिसे चलाने का सपना मानो हर बाइक राइडर रखता है। इसी हार्ले डेविडसन को लेकर ट्रंप ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। ट्रंप ने मोदी के अंदाज में कहा कि मोदी ने हार्ले पर जो टैक्स कम करने की बात कही थी वो पूरी तरह लागू नहीं की। He said it so beautifully. He's a beautiful man. And he said, I just want to inform you that we have reduced it to 75, but we have further reduced it to 50. And I said, what do I say? Am I supposed to be thrilled? And that's not good for you people, especially as governors. It's just not right. डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पीएम मोदी से उनकी हार्ले डेविडसन को लेकर बातचीत हुई थी। भारत में हार्ले डेविडसन पर ड्यूटी कम की गई, लेकिन भारत के साथ इस क्षेत्र में ट्रेड वॉल्यूम पर ट्रंप नाखुश नजर आए। The Prime Minister, who I think is a fantastic man, called me the other day. He said, we are lowering it to 50%. I said, okay, but so far we're getting nothing. So we get nothing, he gets 50, and they think they're doing us a favor. That's not a favor. डोनाल्ड ट्रंप की आदत है कि वो अपनी बातों को अलग तरीके से सामने रखते हैं, लेकिन दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत को इस लहजे में दुनिया के सामने रखना शायद हदों को पार कर गया। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान की एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के सिंध में हर हर महादेव के जय घोष गूंज उठे। दरअसल सिंध प्रांत के उमरकोट में शिव पार्वती का प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां हर साल 3 दिन का महोत्सव मनाया जाता है। लाखों की तादाद में हिंदू श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और यहाँ पर भगवान शंकर के साथ माँ पार्वती, गणेश और कार्तिक की प्रतिमा स्थित है। ये सिंध का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। इस पर कई रिसर्च भी की जा चुकी है और इस बार तकरीबन 2.5 लाख श्रद्धालु इस शिव महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और अब बात करते हैं टीम इंडिया के धुरंधरों यानी धोनी और विराट कोहली की, जिनकी अब लॉटरी लगने वाली है। दरअसल बीसीसीआई एक बार फिर खिलाड़ियों की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर आई है और इस नए प्रस्ताव के लिहाज से ग्रेड ए खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिनकी सैलरी 5 करोड़ तक जा सकती है।
बीसीसीआई खिलाड़ियों को जमकर पैसा देने का प्लान बना चुकी है। सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक खिलाड़ियों की कॉन्ट्रैक्ट राशि 2.5 गुना तक बढ़ाई जा सकती है, यानी ग्रेड ए की राशि 5 करोड़, जबकि ग्रेड बी के क्रिकेटर्स को 2.5 करोड़ रुपए तक दिए जा सकते हैं। वहीं ग्रेड सी के क्रिकेटर्स की राशि 1.5 करोड़ हो सकती है। पिछले साल विराट ने क्रिकेटर्स को मिलने वाली सैलरी का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद उन्होंने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर से भी इस बारे में बात की थी और अपनी मांग को जोर शोर से रखा था। विराट का मानना था कि बीसीसीआई की कमाई का बहुत कम हिस्सा ही क्रिकेटर्स को दिया जाता है, जबकि बढ़ते खर्चे को देखते हुए क्रिकेटर्स की सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए। विराट की इस मांग पर कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अपनी हामी भर दी थी और उन्होंने बीसीसीआई को नए स्ट्रक्चर पर काम करने को कहा था, जिसके बाद अब ग्रेड सिस्टम का काम फाइनल हो चुका है। माना जा रहा है कि टीम इंडिया के श्रीलंका जाने से पहले खिलाड़ियों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिए जाएंगे। इसके अलावा विमेंस टीम की सैलरी भी बढ़ाई जाएगी, वहीं डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को भी फायदा मिलेगा। साफ है, टीम इंडिया जिस तरह से खेल रही है और जिस तरह से लगातार जीत दर्ज कर रही है, उससे भारतीय क्रिकेट का झंडा पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में बुलंद हो चुका है। वहीं बीसीसीआई पर भी पैसों की बारिश हो रही है। कुछ कर भी नहीं सकते यहाँ पे। बल्लेबाज ने कोशिश पूरी की, लेकिन बुमराह कभी विकेट छोड़ते नहीं है। ऐसे में क्रिकेटर्स को इसका फायदा मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये भारतीय क्रिकेटर्स का हक जो है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ 8। जीरो आवर में अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए क्वेश्चन।